हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अपनी सीरीज़ का हम नया चैप्टर शुरू करते हैं आज। चैप्टर 6 अध्याय 6 और ये है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज़ चला रहे हैं हम, जिसमें जो आपके मुख्य प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं हम। ठीक है, अब अभी बात कर रहे थे सड़क परिवहन की। अब हमसे पूछा गया है वायु परिवहन के किन्हीं 4 गुणों और किन्हीं 2 अवगुणों का उल्लेख कीजिए। वायु परिवहन यानी कि जो हवाई जहाज से आप लोग जा रहे हैं उसके लिए कुछ तो उसके लाभ भी हैं, कुछ उसकी हानियां भी हैं। यहाँ पर हम उसी पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें गुण और अवगुण इसके। सबसे पहले गुण देख लेते हैं। अच्छी बातें हमें पहले करनी चाहिए, फिर बुरा देखेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहली खासियत या सबसे बड़ा गुण क्या है इसका। परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा यह दूसरे स्थानों पर पहुंचने में बहुत कम समय लेता है। भारत से श्रीलंका भी अगर जाना है, एक देश से दूसरे देश तक जाने में कितना समय लगता है? आधा घंटा। आज सुबह आप दिल्ली से फ़्लाइट लीजिए, एरोप्लेन में आप बैठिए और 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे लखनऊ। सड़क से जाने में जहां 7 से 8 घंटे और अगर जाम मिल गया तो 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, एरोप्लेन से या हवाई जहाज़ से आप मात्र 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इससे क्या होता है? समय की बचत होती है। समय की बचत होती है तो उसी समय को और कामों में लगाया जा सकता है। ठीक, दूसरा, विदेश यात्रा के लिए सबसे सुगम परिवहन साधन है। आप अब देखिए आजकल क्या हो रहा है, हमने अभी क्या पढ़ा था पिछले अध्यायों में? वैश्वीकरण हो रहा है, भूमंडलीकरण हो रहा है। जब भूमंडलीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है, तो एक देश दूसरे देश के साथ में जुड़ता है। व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से देश आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए, अगर देश मान लो अगर भारत अमेरिका के साथ में व्यापार करेगा तो जिसके साथ में हम व्यापार करते हैं तो हमें उसके यहाँ जाना भी पड़ता है, हमारा सामान भी उसके यहाँ पर जाएगा। व्यापार में क्या होगा? एक दूसरे की जगह से सामान क्या होता है? आदान प्रदान होता है। सामान जाएगा, कभी हम भी जाएंगे उनसे मिलने के लिए, अपनी पार्टी से, अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। ठीक है, तो हमें अब अमेरिका जाना है, सड़क के रास्ते से जाएंगे या जहाज़ से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, लेकिन वायु परिवहन होने से हम आसानी से वहाँ पर समय रहते पहुँच जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भूमंडलीकरण हुआ है या वैश्वीकरण हुआ है, इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, ये उसको मदद कर रहा है। अगर वायु परिवहन अच्छा है हमारे यहाँ तो वायु परिवहन का एक फ़ायदा क्या हुआ कि विदेश यात्रा सुगम हो गई, जिसने किसे मजबूती प्रदान की? वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को, जो आज का वर्तमान का समय चल रहा है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और वायु परिवहन की वजह से विदेश की यात्रा सुगम बनी है। ठीक है, तीसरा फायदा, परिवहन के साधनों की अपेक्षा इसमें दुर्घटना कम होती है। देखिए यहाँ पे शब्द ध्यान रखेंगे, कम होती है, होती नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे हम। कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जो वायुयान हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं मौसम की गड़बड़ी की वजह से, या मौसम में जब अच्छा बुरा आपका मौसम जो चलता है उस वजह से हमारी क्या होती है, वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन सड़क परिवहन के मुकाबले कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक फ़ायदा इसका ये भी है कि सड़क परिवहन के मुकाबले या सड़क परिवहन के साधनों की अपेक्षा या फिर इनमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वे कम होती हैं। चौथा, एक और फ़ायदा, यह परिवहन बहुत आरामदायक होता है। देखिए बिल्कुल, जो हवाई जहाज़ की यात्रा होती है लोगों का सपना होता है। किस लिए होता है? क्योंकि वह बहुत आरामदायक साधन है। ठीक है, सड़क से आप जाते हैं, सड़कें ख़राब हैं, धूल भी आ रही है, मिट्टी भी आ रही है, आगे अगर कोई ट्रक चल रहा है तो उसका धुआं भी हमें धुआं भी हमें लेना पड़ रहा है। ठीक है, धूप पड़ रही है तो धूप भी लग रही है, तो क्या होता है, आरामदायक साधन नहीं होता। ठीक,
कहीं सड़क टूटी मिल गई, कहीं पे पानी भरा मिल गया, फिर से दिक्कत। लेकिन वायु परिवहन से जाते हैं आराम से, हवाई जहाज़ में एसी आपका वो हवाई जहाज़ होता है, बिल्कुल आराम से सीट पर बैठते हैं और 1 घंटे में अपने गंतव्य तक या फिर कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए यह जो साधन है यह बहुत आरामदायक साधन होता है। ये हो गए इसके फ़ायदे। क्या क्या फ़ायदे हो गए इसके? एक तो अन्य साधनों की अपेक्षा कम समय लेता है, समय की बचत। दूसरा, विदेश की यात्रा सुगम हो गई है जिससे भूमंडलीकरण को मजबूती मिली। तीसरा, दुर्घटना कम होती हैं, दुर्घटना की संभावनाएं कम होती हैं। चौथा, बहुत आरामदायक साधन है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, चौथा हो गया। अब देखते हैं 2 अवगुण। अच्छी बातें बहुत हो गई, अब आ जाते हैं बुरी बातों पर। एक, सबसे पहली बात तो भाई ये बहुत महंगा साधन है, हर इंसान के बस की बात नहीं है वायुयान से सफ़र करना। एक टिकट वायुयान का अगर यहाँ से आपको, ठीक है, लखनऊ तक ही अगर आपको जाना है तो कम से कम एक बार के 3 से 3,500 रुपये चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप सड़क परिवहन से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो कम से कम आपका 300 रुपये में काम हो जाएगा और वही यहाँ पर आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, तो ये बहुत महंगा है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए जहाँ पे अभी एक बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा में रह रही है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। दूसरा, हवाई पट्टी के लिए काफ़ी जगह की आवश्यकता होती है, इसलिए दुर्गम स्थानों में हवाई पट्टी नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल सही बात है। आप देखिएगा मेरठ में ही जो हवाई पट्टियां जहां पर बनी हुई हैं, बहुत बड़ा इलाका हमें लगता है, बहुत बड़े इलाके की, क्योंकि जब एरोप्लेन हवाई जहाज़ आपका उतरता है तो बहुत बड़ा इलाके की उसे ज़रूरत पड़ती है उतरने के लिए। तो ये इलाके मतलब इतनी हमें भूमि की ज़रूरत पड़ेगी और ये भूमि हमारे जो अंदर दुर्गम स्थान है वहाँ पर नहीं उपलब्ध होती। तो एक बड़ा इसका जो अवगुण है वह यह भी है कि हमें इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है और देश जहाँ पर क्षेत्र की अगर कमी है, देखो पहले ही जनसंख्या ज़्यादा, जनसंख्या के रहने के लिए भी जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए अनाज उपजाने के लिए जगह चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास भूमि की कमी है, तो कहाँ से तो हम इतनी ही भूमि में हवाई पट्टी कैसे बना लेंगे। तो इसलिए यह बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक, एक और चीज़ है इसमें जो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो अवसंरचना होती है, जगह तो हो गई एक अपनी बात, इसकी जो अवसंरचना होती है वह बहुत महंगी होती है। ठीक है, देखिए आप जो आपका एयरपोर्ट होता है ना, हवाई अड्डा होता है, पूरा एसी आपको चाहिए वहाँ पर। ठीक, उसके बाद में वहाँ का जो आपकी अवसंरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो बड़ा महंगा होता है। अच्छी क्वालिटी का आपको वहाँ पे जो मटेरियल है वो लगाना पड़ता है, नहीं तो दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन वजह से भी फिर एक हवाई जहाज़ अपने आप में ही कितना महंगा आता है। ठीक है, आसानी से थोड़ी ना बन जाता है, 40-50 हज़ार का थोड़ी ना होता है हवाई जहाज़ की। एक हमने मान लो एक स्कूटी खरीद ली या एक हवाई जहाज़ खरीदना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इन सारी वजहों से भी, महंगा होने के कारण भी हवाई परिवहन हमारे लिए ज़्यादा सुगम नहीं है। ठीक, चलिए ये 4 इसके साथ में ये जो 2-3 है ये अवगुण हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। देखो जो लेक्चर समझाया जाता है इसे ही एक बार जो भी बिंदु हैं इन्हें अपने दिमाग में बैठा लें, तो लिखने में हमें आसानी होती है। ये क्लास आपकी जो विद्या क्वेश्चन बैंक की जो श्रृंखला चलाई जा रही है, क्यों चलाई जा रही है कि सिलेबस जो है वो तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब आप उसे पूरा याद कर लो, उसे आत्मसात कर लो अपने अंदर। ठीक है, जिससे कि जब पेपर हो आपका, तो जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ें एकदम आपके दिमाग में आए और आपकी कलम एकदम चलती रहे जल्दी जल्दी। ठीक, तो क्योंकि देखिए जो बुक में बिंदु लिखे होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, उन्हें हम कब अच्छे से समझ लेते हैं, जब कोई अध्यापक उन्हें क्या करता है, व्याख्या कर देता है उनकी। ठीक, तो यहाँ पर एक बार वही हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। अब हमने देख लिया सड़क परिवहन, देख लिया वायु परिवहन, देख लिया। बात करते हैं रेल परिवहन की। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए।
रेल परिवहन की अपेक्षा हमें रेल से ज़्यादा परिवहन नहीं करना, लेकिन ज़्यादातर परिवहन सड़क परिवहन से हो रहा है। रेल की तुलना में लोग सड़क से परिवहन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्यों? यह हमें बताना है। क्या ज़रूरी है या क्या महत्व है जो लोग रेल से की बजाय सड़क से जाना पसंद करते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं एक के बाद एक क्या फ़ायदे हैं इसके, या ये कह लें क्या फ़ायदे हैं इसके। पहला, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, सड़कों के निर्माण में कम खर्च आता है। ये बिल्कुल सही बात है, सड़कों का जो निर्माण होता है उसमें खर्च कम आता है, लेकिन रेल की जो पटरी डाली जाती है या पूरा जो रेलवे स्टेशन बनाया जाता है उसमें खर्च कई गुना ज़्यादा आता है। तो पहली बात तो आ गई खर्च की, और भारत जो कि एक विकासशील देश है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरा, इनका निर्माण ऊबड़ खाबड़ व विस्तृत भूभाग पर आसानी से हो सकता है। देखिए, सड़क जो परिवहन है या सड़कें बनाना, थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी इलाका होगा तो हम बना लेते हैं सड़कें, ठीक, कहीं पर ऊंचाई देकर कहीं पर ढलान देकर हम उन सड़कों का निर्माण कर लेते हैं और वहाँ पे यातायात भी आसानी से चल निकलता है। लेकिन रेल की पटरी के लिए, अब देखो कहीं पे ऐसे आपका मैदान था, कहीं पे ऐसे मैदान था और सडनली एकाएक क्या हुआ, पहाड़ आ गया, तो अब ट्रेन थोड़ी ना ऐसे रेल की पटरी ऊपर जाएगी, लेकिन बाइक तो चली जाएगी, सड़क वाली बाइक तो हम पहुंचा लेंगे, पहाड़ों पे भी चला लेते हैं बाइक तो इसका मतलब ये है कि रेल की पटरी के लिए मैदानी इलाके की या कम ऊंचे नीचे इलाके की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा उच्चावच नहीं होना चाहिए रेल के परिवहन का जब इस्तेमाल करते हैं या रेल की पटरी जहाँ पे बिछाई जाती है वहाँ पर, ठीक है, वरना दुर्घटना की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए क्या सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो वही लिखा है, इनका निर्माण ऊबड़ खाबड़ व विच्छिन्न भूभाग पर आसानी से हो सकता है। सड़कें बना सकते हैं हम, ठीक, लेकिन रेल नहीं बना सकते, रेल की पटरी नहीं बना सकते। तीसरा, इनका निर्माण ढाल वाले क्षेत्रों व पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से हो सकता है। वही बात कही गई है एक बार दोबारा कि ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आप बना सकते हैं, ब्रेक लगा लगा के आराम से आप उनमें जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन जो इतनी बड़ी होती है, रेल की पटरी या रेल उस पर नहीं चल सकती, बहुत मुश्किल होती है उसको चलाने में। ठीक है, नेक्स्ट, यह अन्य परिवहन साधनों से सस्ता है। जो सड़क परिवहन है यह सस्ता होता है। ठीक है, जो सड़क से हम परिवहन करते हैं सस्ता है, क्योंकि एक तो पहली बात बस है, मान लीजिए बस है, कार है, स्कूटी है, आपने खुद की खरीद ली, उतनी महंगी नहीं थी, उसमें 100 रुपये का तेल भरवाया, यहाँ से वहाँ चले गए। अब एक पूरी रेल को बनाने में कितनी लंबी रेल होती है, रेल के बाद में उसमें सीट होती है, उसका इंजन इतनी मुश्किल से चलता है, आपका ईंधन ज़्यादा लगता है, उसमें कई गुना ज़्यादा ईंधन लगता है, तो उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा बैठता है। यह हमें हमारे घरों से भी जोड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सड़क परिवहन का। आप देखिए, आपके बिल्कुल घर के बाहर तक आपको सड़क मिल जाती है, तो अगर किसी के, मान लीजिए किसी किसान के फार्म से या खेत से गेहूं जाना है तो सड़क मिल गई उसे, उसके बिल्कुल खेत, ये खेत था, खेत के बाहर, खेत से निकल के ही सड़क मिल गई उसे, उसने वहाँ से दौड़ करके अपना गेहूं भेज दिया शहर में बेचने के लिए। लेकिन उसके गेट के बाहर रेल तो नहीं मिल सकती, रेल लाइन मिल जाएगी पर हर गेट के बाहर रेलगाड़ी रुकेगी तो नहीं, रुकती तो स्टेशन पर जाकर ही है और चलती भी वहीं से ही है। इसका मतलब अगर आपको दूर दूर तक परिवहन पहुंचाना है, हर घर को परिवहन के साधन उपलब्ध कराने हैं, तो आपको सड़क परिवहन ज़्यादा फायदेमंद होगा और उसी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। एक और जो अन्य परिवहन साधन है जैसे जल या वायु को जोड़ने का भी कार्य करता है। अब देखिए, आप रेलगाड़ी से कहाँ तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। मान लीजिए आपको लखनऊ के लिए, ऐसे देख लेते हैं कि आपको लखनऊ के लिए क्या लेना है, एरोप्लेन लेना है, फ़्लाइट लेनी है, तो आप क्या करेंगे, दिल्ली से मिलती है फ़्लाइट, दिल्ली पहुँचेंगे ट्रेन से, चलिए दिल्ली आप पहुँच गए, स्टेशन पर उतरेंगे, हवाई पट्टी तक जाने के लिए
आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको कोई सड़क परिवहन का साधन लेना पड़ेगा। सड़क परिवहन का साधन लेंगे, या अब तो मेट्रो चल गई है, चलो मेट्रो से चले जाएंगे। मेट्रो से गए आप, मेट्रो के बाद लखनऊ पहुंच गए, मान लो आप लखनऊ से हवाई पट्टी पर उतरे, हवाई पट्टी से जहाँ पे जिसके घर भी जाना है उसके घर तक रेलगाड़ी तो नहीं जाती होगी, आपको ऑटो लेना पड़ेगा, रिक्शा लेना पड़ेगा, कार करनी पड़ेगी, तो सड़क परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी मदद से, सड़क परिवहन की मदद से जल मार्ग भी जुड़ जाता है, वायु मार्ग भी जुड़ जाता है, आसानी से जोड़ सकते हैं। इसीलिए सड़क परिवहन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रेल परिवहन के बजाय, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, रेल परिवहन के भी अपने अलग उपयोग हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रश्न पूछा गया था इसीलिए हमने यहाँ पर उसका उत्तर दिया है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या पूछा गया है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रश्न फिर से हैं। एक, व्यापार की परिभाषा देनी है कि आपकी नज़र में, आपके हिसाब से व्यापार क्या है, व्यापार का क्या मतलब है। दूसरा, जो स्थानीय व्यापार है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो दो प्रश्न हैं, उसी हिसाब से इसे हम लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे व्यापार की परिभाषा। देखो व्यापार क्या होता है? राज्यों व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान। विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। मैंने कोई चीज़ आपको दी, आपने उसके बदले में या तो कोई चीज़ ही मुझे दी, कोई वस्तु ही मुझे दे दी, या फिर आपने उसके बदले में मुझे पैसे दे दिए, तो ये क्या कहलाया? व्यापार कहलाया। वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब यह दो मतलब एक स्थान में भी हो सकता है, जब एक ही जगह पर हो, यानी कि मैं और आप एक ही शहर से जुड़े हुए थे, एक ही शहर से संबंधित थे, हमारे बीच में व्यापार हो रहा है। आपने कोई चीज़ जो मुझे ज़रूरत थी मुझे दे दी, मुझे कोई चीज़ जो आपको ज़रूरत थी मैंने वो आपको दे दी, तो हमारे बीच में क्या हो रहा है? निरंतर व्यापार हो रहा है, ठीक है। ये कैसा व्यापार हुआ? स्थानीय, क्योंकि एक ही स्थान पर हो रहा है। लेकिन जब यह व्यापार सीमाओं से परे होता है, देश की सीमा के बाहर होता है, चीन को मोबाइल की ज़रूरत, या हमें मोबाइल की ज़रूरत थी, चाइना ने दे दिया, चाइना को गेहूं की ज़रूरत थी, हमने दे दिया, तो ये क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय। जब व्यापार देशीय सीमा से परे हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जब व्यापार देशीय सीमा के अंदर विभिन्न राज्यों के बीच में या क्षेत्रों के बीच में होता है तब उसे कहते हैं हम स्थानीय व्यापार, ठीक है। अब अंतर देखते हैं, वही लिखा है यहाँ पर, दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देशों के मध्य यह समुद्री, हवाई एवं स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। कैसे जाएगा चाइना सामान हमारे यहाँ से? या तो एरोप्लेन से, दूर बहुत है ना, दूर सड़क तो नहीं जा रही है, नहीं जा पाएगा, तो दूर बहुत होने की वजह से या तो समुद्र मार्ग से जाएगा। समुद्र के मार्ग से पहले हमारे यहाँ से सामान कहाँ पहुँचेगा? मान लो यूपी में, उत्तर प्रदेश में गेहूँ बहुत ज़्यादा हो गया, चाइना से ऑर्डर मिला कि भैया आपके यहाँ गेहूँ बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे यहाँ भेज दो। हमने बोला ठीक है भेज देंगे। हम वो गेहूँ पहले कहाँ ले जाएंगे? पत्तन पे ले जाएंगे, पत्तन बंदरगाह पे ले जाएंगे। कोई भी पत्तन ले सकते हैं, गुजरात वाले कांदला पर भी भेज सकते हैं, मारमोगांव पे भी भेज सकते हैं, जहाँ हमें ठीक लगे वहाँ भेज देंगे। और उस पत्तन से समुद्री मार्ग से होता हुआ चाइना पहुँच जाएगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे? एरोप्लेन में भेज देंगे, हवाई जहाज़ से भेज देंगे। तो किससे होता है? या तो समुद्री से, या फिर हवाई जहाज़ से, या स्थलीय मार्ग से भी हो सकता है। ट्रेन अगर चल रही है यहाँ से बांग्लादेश, रेलगाड़ी जा सकती है तो रेल से चला जाएगा, तो वो हो गया स्थलीय मार्ग से, ठीक है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का सूचक है, ये तो बिल्कुल सही बात है।
आर्थिक विकास कितना ज़्यादा हुआ या हम कितने आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र हैं, यह निर्भर करता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना है। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो क्या आता है, डॉलर, पैसा आता है। निर्यात करते हैं जब हम सामान तो हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर मिलता है हमको। तो इसलिए डॉलर जब हमारे पास ज़्यादा आता है, पैसा हमारे पास ज़्यादा आता है व्यापार से, तो ये पैसा कहाँ लगाया जाता है, देश को विकसित करने में। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा खर्च होगा, एक अस्पताल था 10 बना सकेंगे। स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में लगा सकेंगे, एक स्कूल था 15 स्कूल बना सकते हैं। पैसा बहुत सारा आ रहा है तो देश क्या करेगा, विकसित होगा। एक सड़क मार्ग था, 15 सड़क मार्ग बना दिए। एक रेलगाड़ी चलती थी, 25 रेलगाड़ी चला दी। क्यों? क्योंकि इनको चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना अधिक, उसका विकास उतना अधिक। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का सूचक है कि हमारा देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं स्थानीय व्यापार की। देखो, एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ना अच्छा होता है, हमारे यहाँ पर चीनी मिल है बहुत सारी, है ना, तो चीनी हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है। लेकिन जो हमारी कर्नाटक या केरल का इलाका है, हमने, या फिर असम का इलाका ले लो, वहाँ पे चाय ज़्यादा उत्पादन होता है। उन्होंने चाय हमारे यहाँ भेज दी, हमने चीनी उनके यहाँ भेज दी, तो दोनों जगह चाय बन सकती है ना। अब उनके पास में पहले चीनी कम थी, हमारे पास में चाय नहीं थी। अब दोनों जगह दोनों चीज़ें हो गई, तो अब चाय दोनों लोग बना सकते हैं। तो इस व्यापार को हम क्या कहेंगे, स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों, गाँवों में होता है। गाँव में भी जैसे हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मान लो घर में क्या है, डेयरी है, दूध का व्यापार हो रहा है। दूध हम क्या करते हैं, किराने वाले के यहाँ पर दे देते हैं, किराने वाले से अनाज ले लेते हैं। तो किराने वाले को भी दूध की ज़रूरत थी तो उसने दूध हमसे ले लिया, और अनाज की हमें ज़रूरत थी तो अनाज उससे हमने ले लिया। तो वो गाँव में भी हो गया। इसे क्या कहेंगे, स्थानीय व्यापार कहेंगे। ठीक है, समझ में आया दोनों में क्या अंतर है और व्यापार होता क्या है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो, अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं, भारत में सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। सड़कें, कितने तरीके की भारत में सड़कें मिलती हैं, उनका हमें वर्गीकरण करना है। और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, इनके बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, तो भारत में सड़कों का वर्गीकरण करना है और इन 3 चीज़ों के बारे में हमें बताना है। ठीक, देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर। जिस सड़क की जितनी सक्षमता है, सक्षमता मतलब जिससे जितना यातायात किया जा सकता है, ठीक, उसके आधार पर सड़कों को हमने विभाजित किया है 6 में। ठीक है, सबसे पहला स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, नाम से ही समझ में आ रहा है ये राजमार्ग है, और ये राजमार्ग से भी बड़ा महाराज मार्ग है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, महाराज मार्ग है, राजमार्ग से भी बड़ा, यानी इसकी सक्षमता राजमार्ग से भी कई गुना ज़्यादा है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रो जो हमारे शहर हैं, उनको जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने दिल्ली, एक आपकी मेट्रो सिटी हुई, एक आपका मेट्रो जो आपका शहर है, दूसरा कोलकाता, तीसरा चेन्नई, चौथा मुंबई, इनको जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। ठीक है, तो ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, क्योंकि इसका आकार जो बन रहा है, देखो चतुर्भुज, गणित में जो चतुर्भुज होता है कुछ उस तरीके का इसका आकार बन रहा है। चतुर्भुज 4 भुजाएं, पहली भुजा, दूसरी भुजा,
तीसरी भुजा, चौथी भुजा। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए इसको, इसमें 4 जो महानगर हैं भारत के, उन्हें जोड़ा गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक, यानी भारत के 4 महानगरों को जोड़ता हुआ एक चतुर्भुज बनाया गया है, एक चतुर्भुज नुमा मार्ग बनाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, इसमें कैसी लेन होंगी, 6 लेन होंगी। 6 लेन यानी बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारे यातायात एक साथ हो सके। ठीक, अब इसमें क्या किया है, 2 गलियारे भी दिए हैं। 2 गलियारे, जैसे उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से शुरू होके कन्याकुमारी तक जाता है, और दूसरा गलियारा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। देखिए 4 कोने तो जोड़ दिए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, 4 कोने तो जोड़ दिए, लेकिन ऐसे जोड़ना भी तो बाकी है अभी भारत को, ऐसे और ऐसे। तो उसके लिए क्या दे दिए, 2 गलियारे दे दिए। नंबर 1 गलियारा ये वाला, ये कौन सा गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा, श्रीनगर से। ये ऊपर थोड़ा सा कट गया है मैप, दरअसल आ नहीं रहा था इसलिए। तो ऊपर आपका श्रीनगर, और कहाँ तक जाएगा, नीचे कन्याकुमारी तक। यहाँ पर भी थोड़ा सा कट गया है, नीचे जाएगा कन्याकुमारी तक। और यहाँ पर दक्षिण में जो आपका दूसरा गलियारा है वह है आपका पश्चिम पूर्व गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा कह लीजिए या पश्चिम पूर्व गलियारा कह लीजिए, एक ही बात है। ये किसे जोड़ता है, पोरबंदर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, और सिलचर यहाँ पे कहीं पड़ेगा आपका आसाम के आसपास या मणिपुर के आसपास। ठीक है, तो ये आपके 2 आपके गलियारे हैं और स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। शुरू में ही हम एक राष्ट्रीय राजमार्ग देख चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 744, जो श्रीनगर से स्टार्ट होकर के शुरू होके ख़त्म कहाँ हो रहा था, हमारा ख़त्म हो रहा था कन्याकुमारी पर। ठीक है, और ये इसलिए इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, देखिए, क्योंकि इनकी जो देखभाल है, इन राजमार्गों की जो देखभाल है वह केंद्र सरकार करती है। ठीक है, आते हैं दूसरे पद पर। अब देखते हैं राज्य जो मार्ग हैं, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज बोलते हैं इन्हें, जिनकी देख रेख या जिनका रखरखाव कौन करेगा, राज्य की सरकारें करेंगी। राज्य की सरकारें करेंगी, और राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें। राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, अब लखनऊ को कई जिलों से जोड़ना, मेरठ जिले से जोड़ना, लखनऊ को आपका जोड़ना अलीगढ़ जिले से। तो राजधानी को, किसी भी राज्य की राजधानी को जिले से जोड़ना, उसमें आने वाले जिलों से जोड़ने वाले जो राजमार्ग होते हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं, और इनकी देखरेख राज्य की सरकारें करती हैं। ठीक, अब देखिए राज्य के पास में होता है इनकी देखरेख और उनके निर्माण का दायित्व। इसके बाद जिला मार्ग। अब जिले का मुख्यालय, जैसे आपका मेरठ जिला है, इसका मुख्यालय, लेकिन मेरठ के अंदर बहुत सारी तहसील आती हैं। अब तहसील तक भी पहुंचने के लिए मार्ग चाहिए ना, तहसील वाले बहुत सारे कामों के लिए मेरठ जिला आते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, मार्ग चाहिए। तो जो ऐसा मार्ग जो तहसीलों को या तहसीलों को जिले से जोड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, जिला मार्ग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, डीएम हमारे यहाँ बैठता है, वो जिले को देखता है, लेकिन जो इसके नीचे और तहसील आती हैं, सरधना हो गया, सरधना में तो आपका फिर क्या होता है, यहीं पे आना पड़ता है, तो इसलिए इनका उत्तरदायित्व संभालती है जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य सड़कें भी होती हैं, जैसे गांव में जो सड़कें बनती हैं गांव तक जोड़ने के लिए, जिसे हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत देखा था कि भाई तहसील से गांव तक भी तो एक सड़क चाहिए। गांव का व्यक्ति कैसे आएगा तहसील में अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मार्ग कहलाते हैं अन्य सड़कें। इसके अलावा कुछ सीमांत सड़कें भी होती हैं। क्या होती हैं सीमांत सड़कें,
जो सीमा पर, जैसे भारत भिन्न भिन्न राष्ट्रों के साथ में सीमा बनाता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इसके साथ में भारत की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो उन सीमाओं पर जो सड़कें बनती हैं उसे बोलते हैं हम सीमांत सड़कें। ठीक है, वो सड़कें बनाने की जिम्मेदारी एक संगठन है जिसका नाम है सीमा सड़क संगठन। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत में सीमांत सड़कें बनाने की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन के पास में है, और यह भारत से लगे हुए जो देश हैं उनकी सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया 6 तरीके की सड़कें थी भारत के अंदर। सड़क निर्माण में जो प्रयुक्त पदार्थ है, मतलब सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को हम एक तो कच्ची सड़कें कह सकते हैं, पक्की सड़कें कह सकते हैं। खरंजा जैसा जो बना है कच्चा, पक्की जो आपका डामर डाल के बनती हैं वो हो गई। पक्की सड़कें सीमेंट से, इन सब से बनती हैं। कच्ची सड़कें आपकी वर्षा ऋतु में काम नहीं आती। तो साधारण सी बातें थी, समझ ही लेंगे आप लोग, बहुत सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, तो 6 टाइप की सड़कें हमने देखी। कौन सी, किसका रखरखाव कौन करता है, ये हमने देखा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, यह हमने देख लिया। सीमा सड़क संगठन जो है उसके बारे में हमने देख लिया। ठीक, चलो, तो यहाँ पर आपका आज का जो ये सीरीज़ जो श्रृंखला चल रही है यह ख़त्म होती है। मुख्य जो प्रश्न थे महत्वपूर्ण वो हमने देखे। आप लोग निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए और अपने पेपर बहुत अच्छे से दीजिएगा। धन्यवाद।